शहर तमन्ना। किस्त एक। राइटर आयशा नूर। शहर की मसरूफ शाहराहों से जरा हटकर एक पुरसकून कॉलोनी में सफ़ेद पत्थरों से बनी एक वसी वाओ अरीज कोठी शाम के धुंधलकों में हमेशा की तरह बावकार खड़ी थी। इस घर की रौनक दौलत से नहीं बल्कि इसमें बसने वाले लोगों से थी। एक ऐसा ख़ानदान जिसकी मिसाल रिश्तेदार अक्सर मोहब्बत, इत्तेहाद और इज़्ज़त के हवाले से दिया करते थे। घर के बड़े हाजी रफ़ाकत अपनी उसूल पसंदी, दियानतदारी और नरम मिजाजी के बाइस पूरे ख़ानदान का सहारा समझे जाते थे, जबकि उनकी अहलिया बेगम तस्लीम इस पूरे घर को तस्बीह के दानों की तरह जोड़े रखने की भरपूर कोशिश करती थीं। उनके 3 बेटे थे, तीनों अपनी अपनी तबीयत में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, और 3 बेटियां, जिनमें से 2 अपनी नई जिंदगियों में कदम रख चुकी थीं, जबकि सबसे छोटी अभी भी इस घर की रौनक समझी जाती थी। उसी खानदान से चंद गलियां छोड़कर एक और घर था। दोनों घरों के दरमियान सिर्फ रिश्तेदारी नहीं थी, बरसों की मोहब्बत, एतिमाद और एक दूसरे के दिक सिक का साथ भी था। आना जाना इस कदर था कि अक्सर खाने की मेज़ें भी मुश्तरक हो जाती थीं। बचपन की शरारतें, ऐदों की खुशियाँ, शादियों की रौनकें, सब कुछ दोनों घरों ने मिलकर देखा था। शायद उसी लिए कुछ फैसले भी बरसों पहले कर दिए गए थे। ऐसे फैसले जिन्हें कभी किसी ने सवालिया निगाह से नहीं देखा, जिन पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हर शख्स यही समझता था कि जो बुजुर्ग तय कर दें वही बेहतर होता है। मगर जिंदगी हमेशा बुजुर्गों के फैसलों के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी एक दिल खामोशी से ऐसा फैसला कर लेता है जिसकी खबर किसी को नहीं होती, और फिर वही खामोश फैसला पूरे खानदान के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में लेना शुरू कर देता है। इस शाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। घर के ड्राइंग रूम में चाय की महफिल जमी हुई थी। क़हक़हे गूंज रहे थे, बातें हो रही थीं, हर चेहरा मुतमईन दिखाई देता था, सिवाय एक चेहरे के जो बज़ाहिर सबके दरमियान बैठा था, मगर इसकी नज़रें बार बार बेख्तियार खिड़की से बाहर जा रही थीं। इसकी उंगलियां बेचैनी से दोपट्टे के किनारे को मसल रही थीं। इसके लब खामोश थे, लेकिन दिल में जैसे कोई शोर बरपा था। वो जानती थी, अगर आज भी खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए खामोश होना पड़ेगा, और अगर बोल पड़ी तो शायद कई जिंदगियां बदल जाएं। इसने आहिस्ता से अपनी पलकें बंद कीं, एक गहरा सांस लिया, और दिल ही दिल में कोई फैसला कर लिया। मगर इसे ये मालूम ना था कि बाज़ फैसले इंसान अपनी खुशी के लिए करता है, लेकिन उनकी कीमत सिर्फ वो अकेला नहीं चुकाता। कभी कभी एक खुदगर्ज़ ख्वाहिश पूरे ख़ानदान की आजमाइश बन जाती है। अगली किस्त में हम आहिस्ता आहिस्ता तीनों भाइयों, तीनों बहनों और कज़िन फैमिली का तारुफ नावली अंदाज में करेंगे, जबकि असल तनाज़ो अभी भी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होगा। आयशा नूर। हाजी रफ़ाकत और बेगम तस्लीम की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी औलाद की अच्छी तरबियत और ख़ानदान की इज़्ज़त संभालने में गुजरा था। इनकी 2 बड़ी बेटियां अपनी अपनी ससुराल में खुशवाओ खुर्रम थीं। घर में अब सिर्फ सबसे छोटी बेटी हया रह गई थी। हया इस घर की सबसे लाडली औलाद थी। इसकी एक मुस्कुराहट पर बेगम तस्लीम सब कुछ कुर्बान कर देती, जबकि उसके तीनों भाई इसकी हर जिद पूरी करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। मगर अगर इस घर की असल जिम्मेदारी किसी एक शख्स के कंधों पर थी तो वो हारिस था। हाजी रफ़ाकत का बड़ा बेटा, घर का सहारा, बाप का बाजू, और पूरे कारोबार का निगहबान। कारोबार के बड़े बड़े फैसलों से लेकर ख़ानदान के हर अहम मामले तक आखिरी राय अक्सर हारिस ही की होती। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा वक़ार था। वो था, नरम मिजाज था और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना अपनी आदत समझता था। इसके बरअक्स दूसरा बेटा हादी बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का मालिक था। जिंदा दिल, शोख, बेतकल्लफ और हर महफिल की जान। वो जहाँ मौजूद होता, हंसी खुद बखुद इस महफिल का हिस्सा बन जाती। ख़ानदान की तकरीब हो या दोस्तों की बैठक, हर जगह निगाहें बेख्तियार इस पर ठहर जाती। इसकी खुश मिजाज तबीयत और पुरकशिश शख्सियत ने ख़ानदान की कई लड़कियों के दिलों में इसके लिए नरम गोशा पैदा कर रखा था, अगरचे वो खुद इन बातों को कभी संजीदगी से नहीं लेता था। सबसे छोटा हमज़ा तीनों भाइयों में सबसे अलग था। खामोश, मुताला पसंद और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला। ना इसे फजूल गुफ्तगू का शौक़ था, ना बेमकसद महफिलों का। किताबें, तालीम और अपने ख्वाब ही इसकी दुनिया थे। डैश डैश डैश। इन्हीं दोनों ख़ानदानों में एक नाम ऐसा भी था जिसका जिक्र हर महफिल में किसी ना किसी अंदाज में ज़रूर होता। माहनूर। अगर हुस्न को किसी चेहरे में समूया जा सकता तो शायद वो चेहरा माहनूर का था। गंदमी सुनहरी रंगत, गहरी आँखें, लंबे सियाह बाल, और ऐसा एतिमाद जो कभी कभी गुरूर की हदों को छूने लगता था। बुजुर्ग अक्सर कहा करते,
पूरे खानदान में महानूर जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं। और शायद यही जुमले सुन सुनकर महानूर के दिल में भी अपने हुस्न का एहसास ज़रूरत से ज़्यादा रासिख हो चुका था। वो आईना देखती तो उसे यकीन होता कि इस जैसी कोई नहीं, और शायद यही एहसास इसकी सोच पर भी असरअंदाज होने लगा था। बचपन ही में इसकी मंगनी हारिस से कर दी गई थी। ये फैसला दोनों खानदानों ने खुशी से कबूल किया था। हारिस ने भी कभी इस फैसले पर एतराज़ नहीं किया, वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन महानूर, वो जब भी हारिस को देखती बेख्तियार उसकी निगाह अगले ही लम्हे हादी की तरफ उठ जाती। वो अपने दिल को यही समझाती, हारिस बहुत अच्छे हैं, मगर हर बार इसके दिल पर गालिब आ जाता। इसकी नज़र में हारिस की शराफत, किरदार और वक़ार की कोई अहमियत ना थी। वो सिर्फ इतना देखती कि हारिस की रंगत सानुली थी, जबकि हादी गैर मामूली वजीहा और दिलकश शख्सियत का मालिक था। वो आईने में खुद को देखती और फिर हादी का तसव्वुर करती। उसके दिल में एक ही ख्याल उभरता, मेरे साथ अगर कोई जच सकता है तो सिर्फ हादी। रफ्ता रफ्ता इसकी तवज्जो गैर महसूस अंदाज में हादी की तरफ बढ़ने लगी। अगर हादी चाय मांगता तो सबसे पहले महानूर उठती। अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो दूसरों से पहले पूरी करने की कोशिश करती। कभी इसकी पसंद का खाना बनवाती, कभी इसकी पसंदीदा काफ़ी बनाकर रख देती और कभी किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करती। शुरू में हादी ने उन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर इंसान आखिर इंसान होता है। जब किसी की तवज्जो मुसलसल सिर्फ आप ही पर रहे तो बेनियाजी भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। हादी ने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की की निगाहें अक्सर उसी का ताक़ुब करती हैं। उसके दिल में एक नादीदा सा गुरूर जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा, अगर पूरे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे चाहती है तो शायद ये मेरा हक़ ही है। ये एहसास अभी मोहब्बत नहीं था, बल्कि पसंदीदगी, खुदपसंदी और खामोश ख्वाहिशात का एक ऐसा इम्तिजाज था जिसकी गहराई से ना हादी वाकिफ़ था और ना ही महानूर। और यही वो पहला कदम था जहाँ से एक ऐसी कहानी ने जन्म लेना था जिसमें मोहब्बत से ज़्यादा ख्वाहिश और एसार से ज़्यादा खौदगर्जी अपना रंग दिखाने वाली थी। आयशा नूर। कई बरसों से तयशुदा रिश्ता अब अपनी तकमील के करीब था। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्गों का ख्याल था कि अब मज़ीद ताख़िर मुनासिब नहीं। एक इतवार की शाम हसबे मामूल दोनों ख़ानदान हाजी रफ़ाक़त की कोठी में जुमा थे। चाय की मेज़ पर पुरानी यादें, बच्चों की बातें और हंसी मजाक जारी था। उसी दौरान हारिस की बड़ी बहन मुस्कुरा कर बोली, अब्बू अब तो हारिस की शादी कर दीजिए, आखिर कब तक इंतज़ार करवाएंगे। दूसरी बहन ने भी फ़ौरन तायद की, बिल्कुल अब तो हमारी भाभी को घर आ जाना चाहिए। बेगम तस्लीम ने मोहब्बत भरी निगाह से हारिस को देखा। वो हसबे मामूल खामोश बैठा चाय पी रहा था। हाजी रफ़ाक़त ने सामने बैठे अपने छोटे भाई अबदाल वाहिद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई अगर आपकी भी यही राय है तो अब बच्चों की शादी की तारीफ तय कर लेते हैं। अबदाल वाहिद ने बेख्तियार मुस्कुरा कर सर हिला दिया, भाई जान ये रिश्ता तो हमने बरसों पहले दिल से कबूल किया था, अब अल्लाह का नाम लेकर तारीख मुकर्रर कर देते हैं। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। बेगम तस्लीम ने फ़ौरन शादी की तैयारियों का जिक्र छेड़ दिया। किसी ने हाल की बात की, किसी ने मेहमानों की फहरिस्त बनानी शुरू कर दी, और यूं दोनों भाइयों ने बाहमी रजामंदी से चंद माह बाद की एक तारीफ तय कर दी। डैश डैश डैश। अबदाल वाहिद जब रात को अपने घर वापस पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी नुमायां थी। घर में दाखिल होते ही इन्होंने आवाज़ दी, सब लोग ज़रा ड्राइंग रूम में आ जाएं, एक खुशखबरी सुनानी है। घर के सब अफराद जुमा हो गए। महानूर भी सीढ़ियाँ उतरती हुई आकर सोफे पर बैठ गई। अबदाल वाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम ने तुम्हारी और हारिस की शादी की तारीफ तय कर दी है। इंशाअल्लाह चंद ही महीनों में तुम रुखसत हो जाओगी। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। अगले ही लम्हे महानूर के चेहरे का रंग बदल गया। वो झटके से खड़ी हो गई। नहीं, इसकी बुलंद आवाज़ ने सबको चौंका दिया। मैं ये शादी नहीं करूँगी। अबदाल वाहिद की पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या कह रही हो तुम? महानूर ने पूरी जुरात के साथ कहा, मैं हारिस से शादी नहीं करना चाहती। इसकी वालिदा घबरा कर उठी, बेटी होश में आओ, बरसों से तयशुदा रिश्ता है। मगर महानूर जैसे किसी और ही कैफियत में थी। मुझे इस रिश्ते से इनकार है, मैं हारिस से शादी नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे का माहौल यकसर बदल गया। समझाने की कोशिशें शुरू हुईं। कभी वालिद बोलते, कभी वालिदा, कभी बड़े बहन भाई, मगर महानूर हर बार एक ही जुमला दोहराती रही,
मेरा फैसला नहीं बदलेगा। डैश डैश डैश। रात गए जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो महानूर ने फौरन अपना मोबाइल उठाया। काफ़ी देर तक वो स्क्रीन को देखती रही, फिर हिम्मत करके एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ चंद लम्हों बाद आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम महानूर। वो हादी था। महानूर की आवाज़ कांप रही थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हादी चुंका। खैरियत है? महानूर ने एक गहरा सांस लिया, फिर वो अल्फाज कह दिए जो बरसों से उसके दिल में कैद थे। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं किसी सूरत हारिस से शादी नहीं करूँगी। अगर शादी हुई तो सिर्फ आपसे। फ़ोन की दूसरी तरफ चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। हादी शायद इस इतिराफ़ के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हैरत के बाद उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। वो जानता था कि महानूर पूरे ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की समझी जाती है, और अब वो खुद इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इसकी खामोशी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में बदल गई। क्या तुम वाकई ये सब मेरे लिए करने को तैयार हो? महानूर ने फौरन जवाब दिया, मैं हर हद तक जा सकती हूँ। हादी ने कुछ सोचकर कहा, एक बात याद रखना, मैं खुद कभी हारिस भाई से ये बात नहीं करूँगा, और न ही अब्बू अम्मी के सामने खड़ा हो सकता हूँ। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले खुद ये रिश्ता ख़त्म करो। जब तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तब मैं आगे बढ़ूँगा। महानूर ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए जवाब दिया, आप बेफ़िक्र रहीं, ये रिश्ता मैं खुद ख़त्म कराऊंगी। फ़ोन बंद होने के बाद वो काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। इसे यकीन था कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि बाज़ फ़ैसले सिर्फ दो दिलों की तकदीर नहीं बदलते, बल्कि पूरे ख़ानदान की बुनियादें हिला देते हैं। आयशा नूर। महानूर की फ़ोन कॉल ने हाजी रफ़ाकत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फ़ोन बंद होने के बाद वो कई लम्हे कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे पर हैरत, दिख और बेयकीनी एक साथ उतर आए थे। बेगम तस्लीम ने घबरा कर पूछा, खैरियत है? किसका फ़ोन था? हाजी रफ़ाकत ने गहरा सांस लिया। महानूर का। कह रही थी वो हारिस से शादी नहीं करेगी। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। हारिस की दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह तकने लगीं, जबकि बेगम तस्लीम के लबों से बेख्तियार निकला, या अल्लाह खैर। हाजी रफ़ाकत ने फ़ौरन फ़ैसला किया, मैं अभी अबदाला वाहिद के घर जा रहा हूँ। ऐसी बात फ़ोन पर नहीं होती। डैश डैश डैश। चंद ही देर बाद वो अबदाला वाहिद के घर मौजूद थे। रस्मी दुआ सलाम के बाद वो सीधे असल बात पर आ गए। भाई, आखिर मुआमला किया है? महानूर ऐसी बातें क्यों कर रही है? अबदाला वाहिद ने नज़रें झुका लीं। उनके लिए अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डालना मुश्किल हो रहा था। कमरे में मौजूद बाकी अफराद भी खामोश थे। शर्मिंदगी जैसे हर चेहरे से झलक रही थी। उसी दौरान महानूर भी आकर दरवाजे के करीब खड़ी हो गई। हाजी रफ़ाकत ने नरमी से कहा, बेटा इधर आओ। वो खामोशी से आगे बढ़ी। बेटी, आखिर मसला क्या है? हारिस में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से तुम ये रिश्ता नहीं चाहती? महानूर ने सर झुकाकर सिर्फ एक ही जुमला कहा, ताया अब्बू, मैं हारिस से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? हाजी रफ़ाकत ने दोबारा पूछा। महानूर खामोश रही। इसने कोई वजह ना बताई। कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी तरफ देख रहा था, मगर उसके लब जैसे सिल गए थे। अबदाला वाहिद का ज़ब्त जवाब दे गया, बोलो। इन्होंने गुस्से से डांटते हुए कहा, आखिर वजह क्या है? महानूर फिर भी खामोश रही। अचानक अबदाला वाहिद का गुस्सा फट पड़ा, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कर रही हो? इतने बरसों से कायम रिश्ता, ख़ानदान की इज्जत, अपने ताया का मान, सब खाक में मिला रही हो। इन्होंने सख्त लहजे में उसे बुरा भला कहा। अगर यही दिन दिखाने थे तो फिर ऐसी औलाद से बेहतर था अल्लाह हमें बेऔलाद ही रखता। बेगम की आंखों में आंसू आ गए। घर का माहौल बोझल होता चला गया। हाजी रफ़ाकत ने आगे बढ़कर अपने भाई को रोका, अबदाला वाहिद, गुस्सा मत करो। पहले बात को समझते हैं। लेकिन बात समझने से ज़्यादा उलझती जा रही थी। डैश डैश डैश। उसी रात महानूर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने अलग अलग पैगाम हया, हारिस और हादी को भेज दिया। पैगाम मुख्तसर था, मैं हारिस से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं हादी से शादी करना चाहती हूँ। चंद ही लम्हों में ये पैगाम घर के हर फर्द तक पहुँच गया। हया के हाथ कांपने लगे। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। बेगम तस्लीम के चेहरे का रंग उड़ गया। या अल्लाह, ये क्या सुनने को मिल रहा है? उनके लब लरज़ने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गईं और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। हारिस खामोश खड़ा था।
इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना कोई शिकवा, सिर्फ एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को चरती चली जाती थी। आखिरकार सबकी नजरें हादी की तरफ उठीं। हाजी रफाकत ने संजीदगी से पूछा, हादी हमें सच सच बताओ। हादी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने कभी महानूर से ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैंने इससे कोई वादा किया है, ना उसे कोई उम्मीद दिलाई है। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर हादी बेखबर है तो फिर महानूर इतना बड़ा दावा आखिर किस यकीन के साथ कर रही है। आयशा नूर जारी है। मुकम्मल कहानी पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें https://whatsapp.com/channel/0029bb7 4 abc 7 3b।